सीएम धामी ने चार धाम यात्रा को लेकर बुलाई अहम बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग चमोली के जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चार धाम यात्रा को लेकर जारी की गाइडलाइन। मंदिर से 200 मीटर तक मोबाइल रहेंगे प्रतिबंध। चार धाम यात्रा में भीड़ नियंत्रण पर सरकार सख्त। ठहराव स्थलों पर रोके जाएंगे वाहन। बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मिलेगी एंट्री। 18 को खुलेंगे चतुर्केदार के कपाट। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की मां की हालत ठीक। एम्स से मिली छुट्टी। 2 दिन से थी भर्ती। जंगलों की आग की लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा उत्तराखंड सरकार के प्लान और एग्जीक्यूशन में फर्क। चीफ सेक्रेटरी तलब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। हरिद्वार नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ कार्यालय में यूके 04 NN सीरीज शुरू हो गई है। इसके साथ ही सीरीज के वीआईपी नंबर के लिए ऑनलाइन बोली लगना भी शुरू हो गई। अभी तक वाहन रजिस्टर्ड के लिए यूके 04 AM सीरीज समाप्त होने पर विभाग ने नई सीरीज शुरू की। नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन विभाग नंबर की सीरीज के अनुसार करता है और अभी तक हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय में AM सीरीज वाहनों का पंजीकरण किया जा रहा था। इससे जुड़े सभी नंबरों वाहनों को मिलने के बाद विभाग ने AN सीरीज से वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। फैंसी नंबर के लिए हमारे जो अभी ओपन हो चुकी है हमारे नैनीताल के लिए, और इसमें हमारे fancy.gov.in पे या हमारे उत्तराखंड डिपार्टमेंट की साइट पे जाके फैंसी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी इच्छित नंबर आप चाहते हैं, नॉर्मल सीरीज़ का अगर कोई इच्छित नंबर चाहते हैं तो वो जो फैंसी नंबर में नहीं है वो आप 2000 रुपये में ऑनलाइन पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा 2 कैटेगरी और हैं, कुछ फैंसी पेड नंबर्स हैं और कुछ ऑक्शन के नंबर हैं। पेड नंबर्स में जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप ऑनलाइन पेमेंट करके हमारी वेबसाइट पे जाकर नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा ऑनलाइन ऑक्शन में अगर करना है तो उसमें एक नंबर और 786 1 लाख रुपए के हैं, जिसमें परिवहन आयुक्त के नाम पे एक ड्राफ्ट बनेगा और कार्यालय में आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा वेबसाइट पे, और ऑक्शन में आप पार्ट ले सकते हैं। ऑक्शन महीने में 2 बार होती है, 1 से 15 और 16 से 30 तक। जो भी ज़्यादा बोली वाला लगाएगा उसमें और उसको वो नंबर अलॉट कर। खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ धाम के श्रद्धालुओं व यात्रियों पर ध्यान भटकाकर टप्पेबाजी कर सामान चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गोंडा गिरोह के 8 सदस्यों को चमोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 1,55,000 रुपये एवं 7 कीमती मोबाइल बरामद किए गए हैं। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा कहा है कि वो सभी गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर आज कांग्रेस भवन देहरादून में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्मान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की हुई दुखद मृत्यु पर शोक जताते हुए सरकार की अधूरी तैयारियों पर हमला बोला। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हो रही यातायात व्यवस्था, रहने खाने ठहरने की असुविधा को लेकर भी सरकार प्रश्न के खड़े किए हैं। साथ ही प्रदेश में हुई वन अग्नि से वन संपदा को हुई हानि पर भी सरकार की अधूरी तैयारियों पर हमला बोला है। कष्ट देने का जो मुख्य कारण है, राज्य में 10 मई से चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया और आज 16 मई है। 7वें दिन, अभी केवल 7 दिन हुए हैं, पूरे राज्य में चार धाम यात्रा की व्यवस्थाएं चरमरा गई। और अभी शुरुआत में जब यात्री आना शुरू हुए हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ जी में आज तक की सूचना के अनुसार
सितारगंज नगर निकाय की मतदाता सूची से छूटे हुए मतदाताओं की आड़ में फर्जी वोट बनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने डीएम से शिकायती पत्र दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रत्येक वार्ड में करीब 200 ऐसे मतदाताओं का वोट बनाया गया है जिनका आधार कार्ड में बाहर का पता दर्ज है। ऐसे फर्जी वोटरों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। लेकिन क्या है कि जब शुरू में शिकायत आई तो हमें भी ऐसा लगा कि ऐसे कैसे अब ये तो चलो हम सरकार द्वारा 3 मई से लेकर पहले 10 मई तक और फिर बाद में उस तिथि को बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया था। इसमें जो है कि जो मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम छूट गए थे ऐसे मतदाताओं को सूची में अपने नाम अंकित कराने थे। हमारे नगर के अंदर नगर निकाय चुनाव छायाप्रति ला रहे हैं आधार कार्ड की और दे जा रहे हैं। और ऐसे अगर सूची में अंकित हो गए जिनके अमरिया के हैं, बहेड़ी के हैं पते और परेवा वैश्य के पते हैं, तो इस तरीके का वोट साहब अंकित ना हो। सरकार द्वारा 3 मई से लेकर पहले 10 मई तक और फिर बाद में उस तिथि को बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया था। इसमें जो है कि जो मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम छूट गए थे ऐसे मतदाताओं को सूची में अपने नाम अंकित कराने थे। हमारे नगर के अंदर नगर निकाय चुनाव आपको सबको ज्ञात है कि आने वाला है और इन 13 वार्डों के अंदर हमारी जानकारी में आया कि प्रत्येक वार्ड में 150, 200 तक के ऐसे मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम अंकित कराए जा रहे हैं। जो एक तो वो स्वयं नहीं आ रहे वहाँ पर, चूंकि स्वयं इसलिए नहीं आ रहे, वो बाहर के लोग हैं, वो फर्जी मतदाता हैं और आसपास के गांव के और यूपी के बहुत सारे मतदाता जो है कि उस सूची में अंकित किए जा रहे हैं। ऐसी हमें सूचनाएं आई थी जिसको लेकर आज हमने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया है और इस पर हम कार्रवाई चाहते हैं, इसकी जाँच चाहते हैं। चारधाम यात्रा को हर संभव मदद और सुविधाओं को लेकर सरकार से लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इसके बाद इन गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धामों के साथ ही जगह जगह पर व्यापक इंतजाम किए गए, जिसको लेकर आज विकास नगर में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पत्रकारों से वार्ता कर आयोजन किया गया। इस चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं पर बात की और विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की सदियों से अतिथि देवो भव वाली परंपरा रही है। सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से जगह जगह पड़ाव के साथ साथ अन्य पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो विकास नगर क्षेत्र की जनता और यहाँ के व्यापारियों का आभार कि यात्रा के संचालन में उनका बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। सबसे बड़ी शिकायत का कारण जो बनता है यात्रा के दौरान वो ओवर रेटिंग का होता है, लेकिन मैं यहाँ के व्यापारी वर्ग का आभारी हूँ कि अभी तक एक भी ओवर रेटिंग की शिकायत नहीं मिली और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा यात्रा के संचालन का केंद्र हरपटपुर विकास नगर क्षेत्र उभर कर के आया। ये सुखद पहलू है। ठीक है, थोड़ा हमारा पुलिस ओवर स्ट्रेच हो गई, थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाएगा, छोटे मोटे जाम की स्थिति आ सकती है, लेकिन ये सुखद पहलू है क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि यात्रा के सारे इस पूरे क्षेत्र का व्यापार की तरक्की हुई है, कारोबार की तरक्की हुई है। चारों धामों में इन दिनों रिकॉर्ड यात्री पहुंच रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अब मंदिर से 200 मीटर तक मोबाइल प्रतिबंध रहेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। इस दौरान कई लोग ऐसे भी पहुंच रहे हैं जो आस्था नहीं बल्कि केवल घूमने के लिए आ रहे हैं और उनकी कुछ हरकतों की वजह से लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। कहा कि इस बात को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, यह आस्था को कोई ठेस न पहुंचाए और धार्मिक भावनाओं आहत नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अभी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी और उसमें ये बात आई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर परिसर में जाके वीडियोग्राफी कर रहे हैं या रील बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। तो ये निर्देश हैं कि मंदिर परिसर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी रील या वीडियो नहीं बनाएगा। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, मोबाइल आप रख सकते हैं। मोबाइल पे जैसे सामान्य बातचीत होती है आप बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मंदिर में जाके नाच गाना करके ढोल नगाड़े बजा के वीडियोग्राफी या रील नहीं बनाएंगे।
चार धाम को लेके आज बहुत सारे आदेश और निर्देश निकले हैं। सभी प्रदेशों को हम लोगों ने पत्र भेजा है कि जो भी यात्री आ रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। कोई भी अनरजिस्टर्ड यात्री अब ऊपर धामों में नहीं जाएंगे, क्योंकि अनरजिस्टर्ड यात्री जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ बहुत अव्यवस्था हो रही है। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उसके अनुसार ही यात्री ऊपर जाएंगे। ये हम लोगों ने सभी प्रदेशों को ये पत्र भी भेजा है। 31 मई तक कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा, ये भी एक निर्देश है। जो भी यात्री आएंगे अपना हेल्थ चेकअप करा के आएंगे, और जो डॉक्टर्स उपलब्ध हैं सभी धामों में, अगर कोई भी किसी यात्री को कठिनाई होती है तो डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराएंगे। और जिसकी भी मेडिकल हिस्ट्री है, कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोई हार्ट की कंडीशन है, तो वो अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसको जरूर बता देंगे। खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट को ऋषिकेश में शिफ्ट करने के चीफ जस्टिस के निर्णय पर हरिद्वार अधिवक्ता खुश हैं। अधिवक्ताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ऋतु बहारी द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट को ऋषिकेश में शिफ्ट करने की मंशा जताई गई है। इस बाबत चीफ जस्टिस ने उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव से ऋषिकेश में हाईकोर्ट भवन हेतु न्यायाधीशों के आवास और अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की बात कही। विधान का एक सिद्धांत है सस्ता और सुलभ न्याय। सस्ता और सुलभ न्याय तभी मिलेगा जब अदालतें नज़दीक होंगी और लिटिगेंट की अदालतों तक पहुंच होगी। ऋषिकेश में जो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदया के द्वारा शिफ्टिंग का मुद्दा दिया गया है, उनके द्वारा कहा गया था कि ऋषिकेश की जो आईडीपीएल की भूमि है वो हाई कोर्ट के लिए सर्व तरह प्रयुक्त है। उसमें न तो कोई पेड़ है और न ही कुछ वो है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ अगर गढ़वाल मंडल का क्षेत्र देखते हुए और यहाँ का 80% काम देखते हुए हाई कोर्ट शिफ्ट किया जाता है। वैसे तो जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है वो उत्तराखंड के एक पूर्वी कोने पर बना है, जहाँ उसका कोई विधिक औचित्य नहीं बैठता, क्योंकि अधिकतर कार्य देहरादून और हरिद्वार जिले का ही पूरे उत्तराखंड में वादकारी हैं जितने भी हैं। तो इस लिहाज से ये जहाँ ऋषिकेश में भूमि चिन्हित करने का प्रस्ताव गया है वो सबसे उचित रहेगा। वैसे तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो ये ऋषिकेश में बेंच की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, बहुत ही सुंदर प्रस्ताव है। इससे आम जन को सरल, सुलभ और सस्ता न्याय तो प्राप्त होगा ही, और आने जाने में जो असुविधा होती है, ठहरने में जो असुविधा होती है और जितना खर्च होता है उससे भी इससे मुक्ति मिलेगी। और इसके समर्थन में हम एक हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं। पर्यटन सीजन के चलते नैनीताल पुलिस ने देश विदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ट्रैफिक रूट डाइवर्जन से लेकर पार्किंग की व्यवस्था और शटल सेवा को लेकर पुलिस ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। इस बार पर्यटकों को नैनीताल और अन्य पर्यटन स्थलों की ओर आने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस पहले ही होमवर्क कर चुकी है। देखिए, जो टूरिस्ट सीज़न शुरू होने वाला है नैनीताल में, उसके लिए हमने अपने लेवल पर डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार कर लिया है। इसके साथ ही हम उत्तराखंड की जो हमारी सीमा है वहीं से कुछ डाइवर्जन के साइन बोर्ड हम लगा रहे हैं, ताकि लोगों को पता रहे कि उनको किस डेस्टिनेशन में कौन सा रूट लेना है। और नैनीताल में जैसे आप लोगों को पता है कि नैनीताल में जब पीक सीज़न चलता है तो ऐसे लोग जिनके होटल्स में पार्किंग अवेलेबल नहीं है उनको शटल सर्विसेज से वहाँ जाना होता है, तो उसके लिए शटल सर्विसेज भी हमने तैयार कर ली है। साथ ही कैची धाम हमारा एक बड़ा धार्मिक स्थल है जहाँ पे काफ़ी संख्या में अब लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने भवाली से और जो हमारा कैची धाम है वहाँ तक का जो है उसके लिए पार्किंग आइडेंटिफाई की है और शटल सर्विसेज भी आइडेंटिफाई कर लिए। बड़ा जब मेला लगेगा तो उसमें शटल सर्विसेज चलाएंगे। इसके साथ ही भीमताल मुक्तेश्वर में भी फोर्स की तैनाती की गई। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन जारी है। एक तरफ जहां राजधानी देहरादून में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नाला पानी स्थिति खंगालने में 2000 से ज़्यादा पेड़ों को काटने की तैयारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब गंगा की सहायता नदियों पर भी खतरा मंडराने लगा है। दरअसल नई टिहरी में एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध परियोजना और
कोटेश्वर बांध परियोजना में पंप स्टोरेज प्लांट को चालू करने की तैयारी है। इसकी वजह से कई राज्यों और टिहरी जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में पीने के पानी का संकट गहरा सकता है। इस परियोजना की वजह से गंगा की अविरल धारा भी प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि टिहरी बांध के अधिकारियों द्वारा भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के साथ ही अन्य राज्यों से भी अनुमति ले ली गई है। जल्द ही बांध की परियोजनाओं का आधिकारिक शटडाउन लेने जा रहा है। 1 जून से शटडाउन लिए जाने की तैयारी है। टरबाइन चालू करने को लेकर अब टिहरी बांध परियोजना शटडाउन लेने जा रही है, जिससे कई राज्यों में पीने के पानी का संकट के साथ ही साथ बिजली का संकट गहरा सकता है। साथ ही गंगा की सहायक धारा भागीरथी पर भी संकट गहराने को मिलेगा। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड में जल्द ही नई टिहरी में एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध परियोजना कोटेश्वर बांध परियोजना का काम चल रहा है। पंप स्टोरेज प्लांट का कार्य शुरू होने जा रहा है। इसकी वजह से कई राज्यों और टिहरी जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में पीने के पानी का संकट गहरा सकता है। साथ ही गंगा की अविरल धारा पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं टिहरी बांध के अधिकारियों द्वारा भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार के साथ अन्य राज्यों से भी अनुमति ली गई है। जल्द ही बांध परियोजना के अधिकारी शटडाउन लेने जा रहे हैं। 1 जून से शटडाउन लिया जाएगा। इसकी वजह से कई राज्यों में भी पीने के पानी और बिजली का संकट पैदा होगा। हमें सूचित किया गया है कि जो पीएसपी का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कुछ दिनों के लिए जून से शुरू होगा। अभी एग्जैक्ट डेट उन्होंने हमें सूचित नहीं करी है। जून से कुछ जो लेवल है कोटेश्वर झील का वो नीचे किया जाएगा। तो उसमें जो भी हमारी पंपिंग स्कीम्स हैं, 4 पंपिंग स्कीम जो इफेक्ट होंगी, उसके लिए टीएचडीसी के सपोर्ट से जल संस्थान और जल निगम उन स्कीम्स को और आर्गुमेंट करने के लिए कार्य कर रहे हैं, ताकि हम और पानी जहाँ पर भी अवेलेबल हो वहाँ तक पहुँच सके, पंपिंग हो सके। और साथ ही इसके लिए जहाँ जहाँ भी एरिया प्रभावित होगा पानी के लिए, उन एरियाज़ में टैंकर्स के नंबर्स को इंक्रीज़ करने के लिए जल संस्थान को बताया गया है। साथ ही नए स्रोत भी आइडेंटिफाई किए जहाँ से कि पानी हम टैप कर सकेंगे, और जो पंपिंग स्कीम्स जो इफेक्ट होंगी उनको और अच्छे से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि वहाँ से काम हो सके। डाउन होगा तो उसमें पावर जनरेशन नहीं होगा दोनों प्लांट से। तो ग्रिड के अंदर जो भी पावर जनरेशन की व्यवस्था है वो हमारी जो इसकी एपेक्स कमेटी है, नॉर्दर्न रीजनल पावर कमेटी, और जो ग्रिड जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनके साथ भी बैठक हो चुकी है। उनके साथ उनको बता दिया गया है कि प्लांट बंद होने हैं 1.5 महीने के लिए। तो उनने जो वैकल्पिक व्यवस्था ग्रिड के अंदर होती है वो सब कर रहे हैं। कल भी बल्कि ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें हमने अवगत कराया कि 1 जून से प्रस्तावित इस प्लांट को शटडाउन किया जाएगा। तो जो इसमें वैकल्पिक व्यवस्था है बिजली की वो लोग कर रहे हैं। जहाँ तक इसमें वाटर सप्लाई की बात है, क्योंकि इस जो कोटेश्वर रिजर्वायर है उससे हमारी कई गाँवों की स्कीम्स हैं, और जो नई टिहरी की जो पंपिंग स्कीम है वो फीड होती है। तो उसके लिए हमने जो संस्थाएं हैं स्टेट गवर्नमेंट की, जिसमें जल संस्थान और पेयजल निगम, उनके साथ कई बैठकें हुई हैं। जिलाधिकारी महोदय के साथ भी कई बैठकें हुई हैं, और उसमें ये तय किया गया है कि जो भी इसमें इन स्कीम्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और इसमें कुछ एडिशनल वर्क्स होने हैं जिससे कि जो जलापूर्ति है वो निर्बाध रूप से बनी रहे, इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। हम अगर कोटेश्वर झील का जल स्तर जाता है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे हमारे जो मोटर पंप सेट हैं उनको हम शिफ्ट करके और अधिक गहराई में डालने के लिए कार्य कर रहे हैं, और अभी कार्य हमारा प्रगति पर है। और इसकी वित्तीय जो हमें प्रोवाइड किया जाएगा वो टीएचडीसी द्वारा किया जाएगा। और अगर कहीं भी पानी की कमी रहती है तो उसके लिए टैंकर इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है इसमें। और कोशिश यही रहेगी कि अगर वो अन्यत्र शिफ्ट होके वो हमें पर्याप्त गहराई मिल जाएगी जैसे, तो उससे हमारा पेयजल का जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जा सकती है। वहीं अब इस परियोजना का कार्य शुरू होने से ही राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा कांग्रेस गंगा की अविरल धारा पर मंडरा रहे इस खतरे पर आमने सामने आ गए हैं। वहीं संत समाज में भी इस परियोजना को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। संत समाज ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि गंगा की अविरलता से छेड़छाड़ हुई तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वहीं संत समाज ने सरकार से वैकल्पिक रास्ते को तलाशने की मांग की है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और संत समाज में बड़ा रोष है, और ये हमें सुनते भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, सरकार
हम ठीक है बिजली आप उत्पादन करें, बहुत अच्छा करें, हम तो कह रहे हैं आप 9 साल भर रोकें, पर उसका अल्टरनेट भी निकालें। माँ गंगा की जो अविरल धारा गोमुख से गंगा सागर तक निरंतर बह रही है, अनादिकाल से बह रही है। और इस टाइम यात्रा सीजन का समय, लोग दूर दूर से, देश विदेशों से, पूरे विश्व से लोग आते हैं। जिस तरीके की प्लानिंग हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने झील का पानी कम हो जाता है, सब जानते हैं गर्मियों में, और आप नीचे से स्टोर करके पंप से बैक पानी फेंकते हो झील में, तब आपका पावर जनरेशन पहले की तरफ होता है। लेकिन सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गंगा की अविरल धारा बनी रहे और लोग गोमुख तक जाते हैं गंगा जी के दर्शन करने। भागीरथी देवप्रयाग में आकर गंगा बन जाती है, तो भागीरथी की जो धारा है उसको रोकना मैं निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलता। स्टेट में 2 बार कांग्रेस की भी सरकार रही है, तो उनकी पॉलिसी क्या थी उस समय? गंगा को लेकर या अन्य नदियों को लेकर, यमुना को लेकर या सहायक नदियों को लेकर जो भी विद्युत उत्पादन करने की पॉलिसी है वो सभी सरकारों की एक जैसी रही है। बड़े वो गंगा भक्त बन के आ रहे हैं, कहाँ हैं वो गंगा मैया के भक्त? अरे केवल आरोप लगाना है। आप वो ये बता दें कि हरीश रावत जी के कार्यकाल में कौन सी पॉलिसी थी या उससे पहले उनकी क्या पॉलिसी थी। ठीक है, बड़ा ही क्या कहते हैं, पीड़ा लगती है। सब लोग चाहते हैं कि गंगा का जो प्रवाह है वो अविरल रहे, उसे बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी, उसके अंदर जो लाइफ लाइन है, गंगा की स्वच्छता है, गंगा के पानी की जो शुद्धता है वो बनी रहेगी। पर प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में बिजली के उत्पादन की आवश्यकता है। एक और जहां देश के साथ ही उत्तराखंड में हो रहे जनसंख्या विस्फोट के चलते सरकार अभी से तैयारियों में जुट गई है। आने वाले समय में इस बड़ी आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराने के साथ ही बिजली की आपूर्ति भी जानी है, तो वहीं आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की निर्भरता से भी बिजली की मांग बढ़ेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ भविष्य के लिए कोई खतरा तो नहीं? क्या इस परियोजना से गंगा की निर्मल धारा भागीरथी और अलकनंदा के संगम में बिछड़ जाने के बाद गंगा की अविरलता बनी रहेगी? अब हम पहुंचे हैं यात्रा के दूसरे पड़ाव पर, देवप्रयाग, जहां पर 2 नदियों का संगम होता है और वो संगम मिल करके माँ गंगा के रूप में आगे दिखता है। आपको दिखा दें, ये है देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, और जो मटमैला पानी आप देख रहे हैं वो माँ भागीरथी है, और वहीं जो दूसरा जो साफ शीतल आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो कलर दिख रहा है वो अलकनंदा है। तो ये एक संगम है, और यहाँ के पहाड़ के लोगों में ये भी कहा जाता है कि ये सास और बहू का जो है एक संगम है। हालांकि आप देख रहे हैं कि दोनों का कलर आगे तक मिलता हुआ मिल नहीं रहा है, बहुत दूर तक जो है गंगा का जो है मिलन होता है और दोनों नदियों का मिलन होता है, तब जाकर के माँ गंगा की उपलब्धि होती है। और गंगा वो जीवनदायिनी माँ है जिसको हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और ये देवप्रयाग का वो संगम है जहाँ पर दूर दूर से आने वाले पर्यटक जो 4 धाम के लिए आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों नदियों के संगम का दीदार करते हैं और उसके बाद यात्रा के लिए आगे निकलते हैं। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।